थ्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 5 खनिज एवं शैल का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके परिचय में कि स्थल मंडल की संरचना जिन ठोस, कठोर या मुलायम पदार्थों से हुई है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। शैलें अधिकतर विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से बनती हैं और इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना के काल निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है और इस प्रकार से शैलों के भूगर्भ के इतिहास को पृष्ठ कहा जाता है। और इस प्रकार से आर्थर होम्स महोदय के शब्दों में इस प्रकार है कि अधिकांश शैलें खनिज पदार्थों का सम्मिश्रण है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में विविध रासायनिक तत्वों से खनिजों का निर्माण होता है, तो वही खनिज शैलों के निर्माण में सहयोग देते हैं। आगे है मार्टिन ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी शैल का निर्माण एक अथवा अधिक खनिज पदार्थों से हो सकता है। अतः पृथ्वी विविध तत्वों का सम्मिश्रण है। इसकी बाह्य परत पर ये तत्व ठोस रूप में, जबकि आंतरिक भागों में तप्त तथा तरल रूप में विद्यमान रहते हैं। अनुसंधानों के परिणाम बताते हैं कि संपूर्ण भूप्रपटी का 98% भाग निम्न 8 तत्वों का समन्वय है, जिसमें पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है लोहा और पांचवा है कैल्शियम, छठा सोडियम, सातवां पोटेशियम और आठवां है मैग्नीशियम। और इस प्रकार से पृथ्वी का शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल तथा अन्य पदार्थों से बना है। भूप्रपटी के सभी तत्व परस्पर संयोग से अन्य तत्वों का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे खनिजों की भौतिक विशेषताएं। आइए देखते हैं। खनिजों में मुख्य रूप से निम्नलिखित भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है क्रिस्टल। क्रिस्टल घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार प्रिज्म होते हैं। दूसरा है विदलन। खनिज एक दिशा या दूसरे से कोण बनाकर टूट सकते हैं। तीसरा है विभंजन, अणुओं का अनियमित रूप से टूटना। चौथा है चमक, खनिजों की मेटालिक, रेशमी तथा ग्लासी चमक होती है। आगे है रंग, खनिजों का मैलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि। छठा है धारियाँ, खनिजों में श्वेत, हरी या बैंगनी धारियाँ होती हैं। सातवां है पारदर्शिता, खनिज पारदर्शी या अपारदर्शी हो सकता है। आगे है संरचना, खनिज की संरचना खुरदुरी, तंतुयुक्त, अपसारी या विकिरणकारी होती है। आगे है कठोरता, खनिज कठोर या अल्प कठोर होते हैं। आगे है 10वां आपेक्षिक भार। और इस प्रकार से हम आगे देखेंगे खनिजों का आपेक्षिक भार कम या अधिक हो सकता है। आगे है प्रमुख खनिज और उनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, आगे देखते हैं। इसमें पहला है फेल्डस्पर, दूसरा है क्वार्टाइज, तीसरा है पाइरॉक्सिन, चौथा है एम्फीबोल, पांचवा है माइका, छठा है आल्विन। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे धात्विक खनिज। आइए देखते हैं।
जिन खनिजों में धातु का तत्व पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज को निम्नवत वर्गीकृत जिसमें का है बहुमूल्य धातुएं जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि हैं। दूसरा है लौह खनिज जिसमें लौह तथा लौह से इस्पात बनाने में मिलाई जाने वाली धातुएं लौह धात्विक खनिज कहलाती हैं। आगे है अलोह धातुएं। अलोह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, एल्युमिनियम आदि खनिज अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। आगे है अधात्विक खनिज। आइए देखते हैं अधात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट आधात्विक खनिज के उदाहरण हैं, जबकि सीमेंट अधात्विक खनिजों का चलते हम लोग देखेंगे सैलें, जिसे राक्स कहा जाता है। आइए देखते हैं सैलें भूपर्पटी में निहित समस्त पदार्थ चाहे वो कठोर हों या मुलायम सैल कहलाते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के मिश्रण से पृथ्वी की संरचना हुई उन्हें सैल या राख कहा जाता है। सैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है या विविध रंग की कठोर या मुलायम हो सकती है। सैलों में खनिजों का संगठन निश्चित ढंग का नहीं होता है। सैलों में मुख्य रूप से फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। पेट्रोलॉजी सैलों का विज्ञान है जो सैलों के विभिन्न स्वरूपों, संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन एवं अन्य सैलों के साथ संबंध का अध्ययन करता है। आगे चलते हैं हम लोग आगे देखेंगे सैल की परिभाषाएं। और सैल की परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है आर्थर होम्स के अनुसार। आइए देखते हैं। आर्थर होम्स के अनुसार चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का संयोग होती हैं। कुछ चट्टानें एक ही खनिज के संयोग से बनी हैं, जबकि अधिकांश चट्टानों का निर्माण एक से अधिक खनिजों के योग से हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है लोबक के अनुसार सैल अपने वातावरण का प्रतिफल होती है। जब वातावरण बदलता है तो सैल भी बदल जाती है। तीसरा है वारसेस्टर के अनुसार प्रायः सभी चट्टानों की संरचना दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों के सम्मिश्रण से होती है। अतः कहा जा सकता है कि चट्टानें कुछ सैल निर्माण करने वाले खनिजों से बनी हैं। चलते हैं हम लोग आगे देखेंगे सैलों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। भूपृष्ठ पर पाई जाने वाले सैलों को संरचना एवं गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें है पहला है आग्नेय सैल, दूसरा है परतदार सैल, तीसरा है कायांतरित सैल। आइए देखते हैं। पहला है आग्नेय सैल। आग्नेय सैल से इग्नियस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ अग्नि है। अग्नि के समान गर्म पिघले हुए पदार्थों द्वारा बनी होने के कारण ही इसे आग्नेय सैल कहा जाता है। और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी ठोस दशा में आने से पूर्व द्रव दशा से होकर गुजरी थी और सबसे पहले पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर आग्नेय सैलों का ही निर्माण हुआ। और इस प्रकार से इसी कारण इन्हें प्राथमिक सैलें भी कहा जाता है। आग्नेय सैलों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। भूमिगत मैग्मा अधिक गहराई से धरातल की ओर आने का प्रयास करता है और इस प्रयास में मैग्मा भूपर्पटी के भीतर ही विभिन्न स्थानों पर ठंडा होकर जम जाता है। और इस प्रकार से गर्म पिघलते हुए पदार्थों के ठंडा होकर जमने के आधार पर या रवे के आधार पर आग्नेय सैलें 2 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है अंतर्वेधी आग्नेय सैल, दूसरा है बहिर्वेधी आग्नेय सैल। पहला है अंतर्वेधी आग्नेय सैल। मैग्मा के भूपर्पटी के भीतर ही ठंडा होकर जमने से अंतर्वेधी आग्नेय सैल का जन्म होता है।
इसे दो उपवर्गों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है पातालीय शैल। ये सबसे गहराई में बनी आग्नेय शैल है जो विस्तृत क्षेत्र में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। आगे है मध्यवर्ती। जब मैग्मा के नीचे से ऊपर उठकर आता है और शैले के कमज़ोर भागों, दरारों और संस्तरण तलों में प्रवेश करके डाइक एवं सिल के रूप में जम जाता है, तो मध्यवर्ती शैलें बनते हैं। आगे है बहिर्वेदी आग्नेय शैल। आइए देखते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर से निकलकर धरातल पर आकर आ जाता है, तो उससे गैसें और भाप निकलकर वायुमंडल में मिल जाती हैं। लावा से बनी शैलों में या तो बहुत महीन रवे या वे रवेहीन कांच के समान होती हैं, परंतु इसमें लावा के परत स्पष्ट दिखाई देते हैं। बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडोजाइट और अस्सीडियन इन्हीं शैलों के। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे रासायनिक रचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक, और इस प्रकार से आग्नेय शैलों के निर्माण में सिलिका प्रमुख घटक हैं, परंतु सिलिका की मात्रा सभी आग्नेय शैलों में समान नहीं होती है और सिलिका की मात्रा के आधार पर ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें है आधि सिलिक शैलें, दूसरा है मध्य सिलिक शैलें, तीसरा है अल्प सिलिक शैलें और चौथा है अत्यल्प सिलिका शैलें। चलते हम लोग आगे देखेंगे आग्नेय शैलों की विशेषताएं। आग्नेय शैलों की विशेषताएं में है, पहला है क्रिस्टलीय होती हैं, दूसरा है लंबवत संधि होती है, तीसरा है परतहीन होती है, चौथा है जीवाश्म नहीं होते हैं इसमें। आगे है संधियों के साथ अपक्षय होता है और छठा है सुसंहत होती है। इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखेंगे अवसादी या परतदार शैलें, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। आइए देखते हैं। अवसादी शैलों में भूपर्पटी का यद्यपि 5% भाग बना है, लेकिन भूतल के लगभग 75% भाग को ढके हुए है। पुरानी शैलों के टूटने फूटने से बने अवसाद या तलछट नदियों, हिमनदियों, पवनों तथा समुद्री तरंगों द्वारा जल या स्थल पर परतों के रूप में जमकर अवसादी शैलों की रचना करते हैं और इस प्रकार से अवसाद का निक्षेप परतों में होने के कारण इन शैलों को परतदार शैल भी। और इस प्रकार से आगे चलते हम लोग। अवसादी शैलों को उनके निर्माण विधि के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आइए देखते हैं। पहला है यांत्रिक अवसादी शैल, दूसरा है रासायनिक अवसादी शैल, तीसरा है जैव अवसादी। देखते हैं अवसादी शैलों की विशेषताएं। अवसादी शैलों की विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें पहला है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, दूसरा है इसमें परत पाए जाते हैं और तीसरा है इसमें हल्के मोड़ पाए जाते हैं, चौथा है संस्तरण तल के ऊर्ध्वाधर संधियाँ होती हैं, आगे है अपक्षय जल्दी होता है, छठा है अपर्दन जल्दी होता है और सातवां है ये विस्तृत क्षेत्र में फैला। और आगे हम लोग देखेंगे अवसादी शैलों का आर्थिक महत्व। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार हैं। अवसादी शैलें, इसकी जो मिट्टियाँ होती हैं ये उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें सख्त के साधन पाए जाते हैं, इसमें इमारती सामग्री होती है और लवणों की प्राप्ति पाई जाती है इस मिट्टी में, जल की पूर्ति होती है और इसमें है धात्विक अयस्क भी। आगे चलते हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे कायांतरित शैलें, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आइए देखते हैं। कायांतरित शैलों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी शैलों की गहराई में दब जाने पर गर्मी और दाब के प्रभाव से होती है और इस प्रकार से पृथ्वी के भीतरी भाग में गर्मी एवं दाब के कारण शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं।
इन परिवर्तनों के द्वारा मूल चट्टानों में या तो नए खनिज बन जाते हैं या शैलों की संरचना बदल जाती है। इस क्रिया को शैलों का कायांतरण कहते हैं। कुछ शैलों का कायांतरण अपेक्षाकृत थोड़े समय में ही हो जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, जबकि कुछ शैलों में फिर से जुड़ने या पुनर्क्रिस्टनल से या रवुक की पुनर्व्यवस्था से मूल शैलों का मात्र एक ही रूप बदलता है। कुछ अवसादी शैलें कायांतरित होने के बाद भी अपनी मूल परतों को बनाए रखती हैं, जैसे शैलों से बनी कायांतरित शैल की स्लेट में परतें दिखाई देती रहती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कायांतरण के प्रकार। कायांतरण के प्रकार इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है कायांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर। इसको इस प्रकार बांटा गया है, जिसमें पहला है तापीय कायांतरण। ताप संबंधी रूपांतरण में अचानक ताप क्रम में वृद्धि से स्पर्श करने वाले शैलें नए गुणों को धारण करने, जिसे तापीय कायांतरण कहते हैं। आगे है गतिक कायांतरण। भूगर्भ में कोई ना कोई गति क्रियाशील रहती है। पर्वत निर्माणकारी हलचलों से शैलों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती हैं, जिससे दबाव और तापमान में वृद्धि हो जाती है। चट्टानों पर दबाव बढ़ने से उसका स्लेट में रूपांतरण हो जाता है। तीसरा है रासायनिक कायांतरण। यह रूपांतरण खनिज घोल के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर या खनिज स्रोतों के आसपास खनिज घोल के कारण आसपास की शैलों की रचना बदल जाती है। आगे है स्थिर या अस्थैतिक कायांतरण। अपने स्थान पर पड़े पड़े जब चट्टान अपने मूल रूप में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन कर ले, उसकी खनिज रचना में अंतर आ जाए, तो ऐसे रूपांतरण को स्थैतिक कायांतरण कहते हैं। आगे है कायांतरण के क्षेत्र के आधार पर। कायांतरण के क्षेत्र के आधार पर इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण, दूसरा है संस्पर्शीय कायांतरण। आगे है शैल चक्र है, ठीक। और इस प्रकार से शैल चक्र को जो हम लोग देखेंगे कि शैलों का मूल रूप परिवर्तित होता रहता है। शैलों में परिवर्तन की सतत प्रक्रिया को शैली चक्र कहा जाता है। शैली चक्र के फलस्वरूप पुरानी शैलें नवीन रूप ले लेती हैं, जबकि आग्नेय शैलें कायांतरित शैलों में बदल जाती है। आग्नेय तथा कायांतरित शैलों के अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण हो जाता है। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जो आग्नेय अवसादी या कायांतरित शैलों के रूप में होती हैं, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाती हैं। से पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप बढ़ने के कारण शैलें पिघलकर मैग्मा में बदल जाती हैं और मैग्मा ही आग्नेय शैलों का जनक है। शैली चक्र सदैव गतिमान का मानचित्र है। आग्नेय शैल, इसके बाद अवसादी शैल, फिर उसके बाद कायांतरित शैल, फिर ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।